कि आप यूपीएससी का प्री और मेंस 2 बार क्वालीफाई करा, तो फिर आप यूपीएससी की जर्नी में ना जाके राजनीति की जर्नी में आप क्यों आए? मैं अपने तैयारी के दौरान एक सफल छात्र के रूप में लगातार आगे बढ़ रहा था। उस दौरान अन्ना जी का आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ और उसी दौरान हम लोग हिंदी बेल्ट के लोग रहे। सीसेट का जो परीक्षा का पैटर्न था उसको चेंज किया गया और एक अलग से लोगों के अंदर जो है गुस्सा रहा हम लोगों जैसे लोगों में कि आज इतनी अच्छी तैयारी के बावजूद पूरा का पूरा पैटर्न को चेंज कर दिया गया। और हम लोगों ने एक सीसेट का आंदोलन चलाया। हम लोग बैठेंगे वहाँ पे महात्मा गांधी जी के जो है राजघाट पर और वहाँ से शुरुआत करेंगे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, जनलोक कानून पास करने के आंदोलन को। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था कि आप एक तरफ जेल जा रहे हो, उधर लड़का जो है यूपीएससी का मेंस दे रहा है, घर वाले सपना बुन रहे हैं कि वो नीली बत्ती लेके आएगा? मैं आंदोलन के दौरान ही मीटिंग ले रहा था तिमालपुर में। यदि मेरे बड़े भाई ब्रजेश त्रिपाठी जी का फोन आता है कि आप कहाँ हो, तो मैंने कहा कि मैं तो बस चाय पीने के लिए निकला हूँ, नीचे हूँ घर से। तो उन्होंने अच्छा अपना एड्रेस बताओ जरा, हमें आप हमारे दोस्त कुछ पूछते हैं कि आपके भाई कहाँ रहते हैं, तो हम बता नहीं पाते, तो आप बताइए और कभी वो आएंगे तो फोन कर लेंगे आपको। तो मुझे लगा कि वो किसी को पता देना चाहते हैं, मैंने पता दिया और पता चला कि वो खुद आकर के उस कमरे पे बैठ गए। फिर 1 घंटे बाद उन्होंने फिर फोन किया कि अच्छा अभी तक आए नहीं, आप कहाँ पे हैं। उनका अंदाज ऐसा था कि घर पे पहुंच गए क्या कमरे पे। तो मैंने कहा नहीं भैया, मैं भी पहचान नहीं हूँ, लेकिन मैं आधे घंटा लगेगा और पहुंच जाऊंगा, क्या कुछ बात है। बोले नहीं, पूछ रहा था अगर पहुंच जाए तो मैं कह दूंगा तुम्हें कॉल करके, वो हो सकता आए। तो मैंने वहाँ मीटिंग खत्म किया, वहाँ से फटाफट मैंने कहा भैया आने वाले हैं तो मैं चलता हूँ। जब मैं पहुंचा तो उनको बैठा हुआ देखा। नहीं, आपने बताया कि आप शराब के लिए लड़ रहे थे, तो आपकी गवर्नमेंट तो शराब को एक बोतल पे एक बोतल जब फ्री देने लगी, तो क्या कभी आपने पार्टी में अंदर बोला कि ये गलत मैसेज जा रहा है? तो वो जो पॉलिसी थी उसमें कहीं ना कहीं खामी रह गई। मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत जल्दी 10 से 15 दिन में उसको बंद करने में हम लोग का स्टेप लिए। जिन लोगों को दिया गया था उन्होंने उस पॉलिसी की कुछ लूप होल्स को प्रयोग करके इसका मिसयूज किया जो गलत था। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस भी खड़ी थी और कुछ माफिया लोग वहाँ पर आकर के पुलिस की डंडे को लेकर के और मेरे पर बुरी तरीके से हमला किए। और जिस दौरान सर पे बहुत चोटें आई, 17 टाँके आए, ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया। और उस दौरान रविंद्र जी का फोन आता है सुबह जब मुझे होश आता है 4 बजे कि अखिलेश डर तो नहीं गए। मैंने कहा सर मैं डरा नहीं हूँ और ज्यादा खतरनाक हो गया हूँ, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। अब या तो मैं जिंदा रह सकता हूँ या तो उनको छोड़ना पड़ेगा जगह उनका कुछ। और वो मुझे देखने भी आए मेरे कमरे पर और उन्होंने सारी दवाई वगैरह की व्यवस्था करी, अच्छे से देखभाल किया। उस दौरान रमला गुप्ता जी के घर में मैं रहा, वहाँ उन्होंने देख रेख की। तो इस तरीके से मेरे पर हमला हुआ जानलेवा। और लोगों ने जो हमला किया था तो सोचा था कि मर गया, तब छोड़ के गए थे। पार्टी की शुरुआत ही भ्रष्टाचार के मुद्दे से हुई थी, आपकी पार्टी जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे से आई, लेकिन अभी चर्चा चलती है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आई हुई पार्टी भ्रष्टाचार में ही खत्म हो गई। देश की आज कोई भी सरकार नहीं है अरविंद केजरीवाल की सरकार को छोड़ के जो कहती हो कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। जहाँ ये कहा जाने लगा था कि सारे के सारे टीचर जो हैं बेकार है, सरकारी सिस्टम में जो है कोई सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, आप सरकारी स्कूल में पढ़ के अच्छा नहीं बन सकते। अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि एक ईमानदार सरकार हो, डेडिकेटेड सरकार हो, तो सरकारी शिक्षा की व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। और इसका उदाहरण दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चली। आपने देखा कि मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों से 20% बेहतर रिजल्ट दिया। हरियाणा से रोज दारू दिल्ली में आता है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें रोल आप मान रहे हो? एडमिनिस्ट्रेशन का तो बहुत कम है, लेकिन पुलिस का ज्यादा रोल है। आप देखिए खुलेआम जगह जगह पे झुग्गियों में या कच्ची कॉलोनियों में शराब बिक रहा है, 24 घंटे बिक रहा है। नमस्कार, आज संवाद की कड़ी में आज हमारे बीच बात करने के लिए अखिलेश पति त्रिपाठी जी हैं, जो मॉडल टाउन से 3 बार एमएलए रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है अभिनंदन जी। अखिलेश जी, आप जो राजनीति में आए, पहले आप तो इलाहाबाद से तैयारी कर रहे थे, तो इलाहाबाद क्या था? आपने दिल को छू लेने वाले इस प्रश्न को किया है। मैं कुछ शब्दों में कहूँ तो इलाहाबाद एक केवल शहर नहीं है, यह स्मृतियों की एक नदी है, जहाँ गंगा की शांति, यमुना की सरलता, सरस्वती की अदृश्य आस्था एक साथ बहती है। यह वह धरती नहीं है केवल जहाँ लोग शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। यह वो धरती है जहाँ पर कदम रखते ही इतिहास बोलने लगता है जी। जहाँ हर हवा में मंत्र भी है और आंदोलन भी है। इलाहाबाद माँ है जिसने हम सब जैसे तमाम लोगों को अपने कर्मस्थली के आंचल में समेटा और आगे बढ़ने के लिए विद्या दिया, विनय दिया। और आज जो कुछ भी है उस माँ की वजह से है, जो साधुओं को भी अपनाती है, क्रांतिकारियों को भी अपनाती है, अपने घाटों में केवल पवित्र गंगा को नहीं बहाती, अपित पीढ़ियों की आस्था, संघर्ष और संस्कार को बहाने का काम करती है। ऐसा दैवी शहर इलाहाबाद, मैं अपनों को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि वहाँ पर रह करके उस दैवीता को महसूस कर पाया और उसका एक अभिन्न अंग रहा। वहाँ बहुत कुछ सीखा और आज उसको अपने संस्कारों में लेके आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आप
इलाहाबाद के बारे में जब मैं देख रहा था, तो आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, नॉलेज इसमें आपके बारे में जानकारी एकत्रित कर रहा था, तो देखा कि आप यूपीएससी का प्री और मेंस 2 बार क्वालीफाई करा। तो फिर आप यूपीएससी की जर्नी में न जाके राजनीति की जर्नी में आप क्यों आए? इसकी एक लंबी कहानी है। मैं अपने तैयारी के दौरान एक सफल छात्र के रूप में लगातार आगे बढ़ रहा था। उस दौरान अन्ना जी का आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ और उसी दौरान हम लोग हिंदी बेल्ट के लोग रहे। सीसेट का जो परीक्षा का पैटर्न था उसको चेंज किया गया और एक अलग से लोगों के अंदर जो है गुस्सा रहा हम लोगों जैसे लोगों में कि आज इतनी अच्छी तैयारी के बावजूद पूरा का पूरा पैटर्न को चेंज कर दिया गया। और हम लोगों ने एक सीसेट का आंदोलन चलाया और उस आंदोलन के कारण आज तमाम हमारे जो भाई बहन हैं उन लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। पहले 4 अटेम्प्ट थे जनरल के लिए, वो 6 हुए, फिर उसको एज बढ़ा। ओबीसीज के लिए जो है अटेम्प्ट बढ़े, एज का क्राइटेरिया बढ़ा। एससी कैंडिडेट के लिए भी अनलिमिटेड पैटर्न तो पहले भी था, एज की क्राइटेरिया को बढ़ाने में का अवसर मिला। तो मुझे लगता है कि उस एक पैटर्न चेंज करने के आंदोलन के दौरान एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आया, जिसने बताया कि और शुरू से बचपन से ही हमेशा सोच थी कि अल्टीमेटली सिविल सर्विसेज में जा कर के भी लोगों की सेवा करनी है। लेकिन उस समय का जो सिनेरियो चल रहा था, लगातार सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त थी और स्वतंत्र रूप से काम करने की जो क्षमताएं थी उसको कुंद किया जा रहा था लगातार। कोई भी अधिकारी स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकता था। तो ऐसे में पहला कारण रहा कि सीसेट का जो पैटर्न चेंज हुआ और वो जो आंदोलन हुआ उसने राजनीति की तरफ ले जाने का एक बड़ा आयाम बनाया। और दूसरा आयाम बना अन्ना के आंदोलन ने। और जैसा मैंने बताया कि पहले ही बचपन से ही लोगों के मदद करने का, लोगों को मूल धारा में ला करके उनको जो है देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए जो संकल्प था पहले से था। और उसके लिए प्लेटफॉर्म हमने अल्टीमेटली ये चुना कि राजनीति हो सकती है, क्योंकि राजनीति वो माध्यम है जिसके माध्यम से आप जो है बहुत सारे स्वतंत्र विचारों को आप लागू कर सकते हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। और मुझे खुशी है कि मैं उस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सबसे बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन चला। अन्ना आंदोलन क्या था, आप ये बताइए। तो कैसे स्टार्ट हुआ? आप कहीं ना कहीं आप भी उसके एक फाउंडर मेंबरों में रहे, उसी वजह से शायद आपको केजरीवाल जी ने विश्वास जताया आप पे, और पहली बार जो उन्होंने 70 एमएलओ की लिस्ट निकाली उसमें पहली बार भी आपको उन्होंने टिकट दिया। तो क्या था अन्ना मूवमेंट? अन्ना मूवमेंट भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत ही सशक्त जागरूकता का एक माध्यम बना। उस समय भ्रष्टाचार से चारों तरफ माहौल देश का बिगड़ा हुआ था। सरकारें लगातार अलग अलग तरीके के घोटालों में फंसी हुई थी और देश की अर्थव्यवस्था और देश की में युवाओं के रोजगार की स्थिति, महंगाई की स्थिति, देश में अलग अलग मोर्चे पर सरकारें फेल होती जा रही थी। ऐसे में उस कुंठा के दौर में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक मजबूत आवाज के रूप में एक टीम आदरणीय अन्ना जी के नेतृत्व में, अरविंद जी केजरीवाल जी के नेतृत्व में,
किरण बेदी जी के नेतृत्व में संतोष हेगड़े जी थे वहाँ टीम में, प्रशांत भूषण जी थे, योगेंद्र यादव जी थे, एक मजबूत टीम उसमें, टी.एन. शेषन जी भी थे। ऐसे तमाम लोगों की टीम बनके एक आंदोलन, सशक्त आंदोलन खड़ा हुआ। हेगड़े साहब थे उसमें, और मुझे खुशी है कि मैं उस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। और पहला आगमन अन्ना जी का 10 फरवरी 2010 को दिल्ली में हुआ। ऑडिटोरियम में जब ये कहा गया कि सभी लोग यूपीएससी से के छात्र हैं आप लोग, तो आप लोग एक निबंध लिख के ले आइए कि जन लोकपाल कैसा होना चाहिए, वो किस तरीके से अच्छा, ये प्रस्ताव दिया गया कि सारे लोग ऐसे लिख के ले आओ कि हाँ, वो क्या प्रारूप होना चाहिए वो लिख के ले आइए। किस तरीके से आपका जन लोकपाल बहुत सशक्त होगा, किस तरीके से वो किसी के दबाव में नहीं रहेगा, काम कर पाएगा इंडिपेंडेंट, क्या उसकी फंक्शनिंग होनी चाहिए, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए ताकि वो स्वतंत्र रह पाए, और किस तरीके से वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक सशक्त माध्यम बन सकता है देश में, ये संस्था किस तरीके से बहुत उपयोगी बन सकता है, उस पर आप अपना सुझाव दीजिए। तो हम लोग ऑडिटोरियम वो लिख के लेके गए और वहाँ पर बहुत सारे लोग अपना सुझाव दिए। तकरीबन हजारों की संख्या में वहाँ इस तरीके का सुझाव भी आया, और वहाँ से शुरू हुआ जन लोकपाल आंदोलन का शुरुआत। और वहीं पर तय हुआ कि अगर सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाती और जन लोकपाल नहीं बनाती, तो हम लोग अप्रैल में 5 अप्रैल 2011 को बैठेंगे जंतर मंतर या गांधी जो है घाट पे, हम लोग बैठेंगे वहाँ पे महात्मा गांधी जी के जो है राजघाट पर, और वहाँ से शुरुआत करेंगे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जन लोकपाल कानून पास करने के आंदोलन को। और इस तरीके से जन लोकपाल आंदोलन का शुरुआत होता है। और मुझे याद है कि जब हम लोग राजघाट पे बैठे तो ईश्वरी कृपा कहे, लोगों का रुझान कहे, क्या समर्थन लोगों ने किया कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो लोग जत्थे पे जत्थे इतना आना शुरू किए कि हमें बहुत जल्द उसका स्थान चेंज करना पड़ा। उस आंदोलन को ले जा कर के हमें वहाँ से जंतर मंतर तक यात्रा करी, हमने वहाँ ले जाना पड़ा क्योंकि जगह की कमी रही। उसके बाद से हमने फिर सरकार को सितंबर तक का मौका दिया। फिर बैठे हम रामलीला मैदान में, फिर सरकार ने नहीं सुना। और मुझे उस दौरान याद है कि 6 साल जो आज हमारे कंस्टिट्यूंसी का पार्ट है, वहाँ पे एक बड़ा आंदोलन हुआ क्योंकि हम लोग सप्त क्रांति मैदान जा रहे थे वहाँ आंदोलन के लिए, सब लोग इकट्ठा हो रहे थे। सरकार ने पकड़ के पुलिस ने सबको जो है कुछ स्टेडियम बंद करना शुरू कर दिया। प्रगति मैदान, सप्त क्रांति मैदान, और वहाँ पे बना हुआ है। तो वहाँ से हम लोग जो है स्टैचू बना हुआ है सप्त क्रांति का प्रतीक के रूप में, वहाँ से हम लोग चले और पैदल ही गिरफ्तार किए गए। और कुछ देर पैदल चलते हुए फिर गिरफ्तारी के बाद यहाँ 6 साल आंदोलन स्टेडियम लाए गए। वहाँ पर तमाम हमारे साथी जो है वहाँ आंदोलन के दौरान वहाँ रहे बंद, रात भर वहाँ किसी को पानी नहीं मिला, वहाँ पर लोग खाने के लिए तरसते रहे। उस आंदोलन में हजारों लोग बंद थे वहाँ पे, और हम लोगों ने तब भी हिम्मत नहीं हारा और रात भर नारे लगाए और प्रशासन को झुकना पड़ा। सुबह सौभाग्य से वहाँ का जो सुबह व्यवस्था हुई खाने पीने की, उसका इंचार्ज भी होने का अवसर मिला, तो उसका पार्ट रहा। फिर उसके बाद रामलीला मैदान में जो है क्राउड एंड मीडिया मैनेजमेंट का काम करने का अवसर मिला, टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। फिर जंतर मंतर पर
नोमिनेशन काउंटर जो चलता रहा उसमें महत्वपूर्ण इंचार्ज के रूप में जिम्मेदारी निभाई। और उस दौरान हम लोगों ने आज़ाद दस्ता बनाया, एक युवाओं का एक संगठन जो अन्ना के आंदोलन का लगभग उत्तरी दिल्ली का सारा मूवमेंट देख रहे थे हम लोग। उसमें तमाम हमारे साथी रहे, अभिषेक सिंह जी, वहाँ पे गुंजन जी, अंगेश जी, अमित जी, अभी हमारे तिमारपुर में तमाम साथी रहते हैं। तो उनके साथ मिलकर के इस आंदोलन को, पवन पांडे जी, तो ये आंदोलन का ये सफ़र रहा और एक डेडिकेशन था उस आंदोलन में। एक ही जुनून था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो और देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाया जाए, और इस जी। जिद ने राजनीति में ले आने का काम किया। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, तो ये लोग आपको क्यों लगता है कि फिर अलग हो गए, एकदम अलग हो गए? अन्ना जी भी एकदम अलग हो गए छोड़ के देखिए, सफर। अन्ना जी का तो पहले से ही था कि राजनीतिक पार्टी वो नहीं नहीं बनाएंगे। बनाएंगे, और आज भी उनका बहुत आदर है। लेकिन लगातार कांग्रेस की तरफ से चुनौतियां दी जा रही थी कि अगर आप में हिम्मत है तो आप चुनाव लड़ के दिखाओ, कुछ करना है तो बदल के दिखाओ। हर चीज़ का समाधान तो लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से संभव है। इस तरीके से रोड पे उतर के क्या कर सकते हैं आप लोग? तो उस चुनौती को हमने स्वीकार किया, और चुनौती को अरविंद केजरीवाल जी ने स्वीकार किया, और आम आदमी पार्टी का उदय हुआ। और मुझे खुशी है कि उस आम आदमी पार्टी ने एक काम की राजनीति को देश में लाने का काम किया, जिसने शिक्षा की राजनीति को स्थापित किया, निःशुल्क चिकित्सा की राजनीति को स्थापित किया, जिसने बताया कि तमाम तरीके की बिजली, पानी, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देते हुए भी, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा देते हुए भी, अगर ईमानदार सरकार हो तो मुनाफे में सरकार चलाई जा सकती है। वो ये हमारी पार्टी ने ये स्थापित करके दिखाया, और मुझे खुशी है कि मैं उसका पार्ट हूँ। नहीं, जब आप ये लड़का जब यूपीएससी का मेंस दे रहा है और जब घर वालों को पता चल रहा है कि वो जेल जा रहा है एक तरफ, और तो घर वालों का क्या रिएक्शन था कि आप एक तरफ जेल जा रहे हो, उधर लड़का जो है यूपीएससी का मेंस दे रहा है, घर वाले सपना बुन रहे हैं कि वो नीली बत्ती लेके आएगा। और खैर उसके बाद तो मोदी गवर्नमेंट ने इसको हटा भी दिया, वीआईपी कल्चर, लेकिन एक तरह से ड्रीम लोगों का रहता था कि बच्चा अगर मेंस लिख रहा है तो फिर नीली बत्ती लेके आएगा। नहीं, पहली बात तो मैं इससे इंटरप्ट करूँगा कि नीली बत्ती को मोदी जी ने हटाया। मैं बताना चाहता हूँ कि पहली बार देश में अगर किसी ने वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने का काम किया तो अरविंद केजरीवाल ने। उनकी सरकार जब 2013 में बनी, 14 में, तो उन्होंने पहली बार कहा कि कोई भी गाड़ी पे बत्ती लगा के नहीं चलेगा, और वहाँ से शुरुआत हुई देश में, जिसे बाद में जाकर के 4 साल बाद केंद्र की सरकार ने लागू करने लीगल का बना काम दिया किया, इसको। और उसके पहले पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी लागू कर दिया था इसको। और दूसरी बात ये रहा कि आपने कहा जैसा कि घर वालों का घर रिएक्शन क्या वालों था? का रिएक्शन क्या था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है कि मैं आंदोलन के दौरान ही मीटिंग ले रहा था तिमारपुर में। यदि मेरे बड़े भाई गिरिजेश्वर त्रिपाठी जी का फ़ोन आता है कि आप कहाँ हो? तो मैंने कहा कि मैं तो बस चाय पीने के लिए निकला हूँ, नीचे हूँ घर से। तो उन्होंने बोला, अच्छा अपना एड्रेस बताओ ज़रा हमें। आप हमारे दोस्त कुछ पूछते हैं कि आपके भाई कहाँ रहते हैं, तो हम बता नहीं पाते, तो आप बताइए, और कभी वो आएंगे तो फ़ोन कर लेंगे आपको। तो मुझे लगा कि वो किसी को पता देना चाहते हो, मैंने पता दिया, और पता चला कि वो खुद आकर आ के गए थे। उस कमरे पे बैठ गए। फिर 1 घंटे बाद उन्होंने फिर फ़ोन किया कि अच्छा अभी तक आए नहीं, आप कहाँ पे हैं?
उनका अंदाज ऐसा था कि घर पे पहुंच गए क्या, कमरे पे। तो मैंने कहा नहीं भैया, मैं भी पहचान नहीं हूँ, लेकिन मैं आधे घंटा लगे और पहुंच जाऊंगा, क्या कुछ बात है? बोले नहीं, पूछ रहा था अगर पहुंच जाए तो मैं कह दूंगा तुम्हें कॉल करके, वो हो सकता आए। तो मैंने वहाँ मीटिंग ख़त्म किया, वहाँ से फटाफट मैंने कहा भैया आने वाले हैं तो मैं चलता हूँ। और जब मैं पहुंचा तो उनको बैठा हुआ देखा, तो उन्होंने हमारे कुछ मित्रों को पहले से बुला लिया था। वहाँ कुछ वो बैठे थे, तभी कुछ मित्र आए, तो उनके माध्यम से सारे लोगों को बुला लिया, और वो सारी चीज़ों को पता कर चुके थे कि अब जो है राजनीति की ये तरफ जा चुके हैं। आंदोलनकारी की तरह इन्होंने शिक्षा को थोड़ा की तरफ कम और आंदोलन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे पा रहे हैं, और वहाँ काम कर रहे हैं दिन रात। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे सपनों के हत्यारे हैं, मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता, मैं आप में आईएएस देखता हूँ, ये तुमने क्या किया। तो हमने उनसे यही कहा रोते हुए कि आप मुझे भरोसा रखिए मुझ पर, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे समाज में मेरे परिवार का नाम नीचा हो, सिर्फ मेरे पर भरोसा रखिए। कुछ ऐसा करूँगा जिससे आपका सर फख्र से ऊपर होगा, और हमेशा मैंने ऐसा ही किया है। और फिर उन्होंने पूरे रात मुझसे बात करते रहे, हम लोग सोए नहीं। और पहले व्यक्ति थे, उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम आगे बढ़ गए हो तो हम, क्या तुम चुनाव लड़ोगे क्या? मैंने कहा हम शायद चुनाव लड़ने के लिए नहीं है यहाँ पे, और बस देश के लिए एक भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने के लिए एक आंदोलन चल रहा है, उसका एक सहभागी होने का अवसर मिला है, इसको मैं सौभाग्य समझता हूँ। आगे आम आदमी पार्टी का एक हिस्सा हूँ, जैसा तय होगा उसको आगे लेके चलेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो हम आपको सहमति देते हैं। उससे थोड़ा सा हौसला बढ़ा, और तेज़ी से मैं अपना कदम बढ़ा पाया। इस दौरान एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं बताऊँ अभिनंदन जी, कि मेरे बहुत सारे मित्र, मैं दिन भर काम करके इधर से जाता था, फिर शाम को जाता था कमरे पे, तो मुझे लगता था कुछ पढ़ लेना चाहिए। तो मैं टेबल लैम्प जलाता था, अब उनके सोने का टाइम होता था कि उनको डिस्टर्बेंस ना हो, और मैं पढ़ना शुरू करता था। कई बार थकावट में उसी मेज़ पे सो जाते थे। तो उन्होंने तय किया, देखो जी एक काम करना है, चाहे आपको पढ़ना है और या फिर आपको फुल टाइम आंदोलन को देना है, पार्टी को देना है। और मेरे तमाम साथी इकट्ठे हुए, और उन्होंने कहा कि सबका राय शुमारी हो जाए कि साथी क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं हमारे बारे में। तो 31 लोग इकट्ठे हुए, जिसमें से 26 लोगों ने ये कहा कि आपकी हॉबी है लोगों की मदद करना, लोगों के दुख को आप देख नहीं पाते, बहुत मदद करते हैं आप। उस दौरान मुझे बाबा कहते थे लोग, हमारे साथी प्यार से, तो बाबा आपको निश्चित रूप से अपने हॉबी के लिए काम करना चाहिए, आप वहाँ पे 100% अपना दे पाएंगे। और जब मैं शाम को आया तो मेरे रूममेट थे अभिनव यादव जी और अमित चौबे जी, और उनके भाई थे अभिषेक यादव जी भैया। तो उन लोगों ने मेरा किताब उताब पैक करके रख दिया। तो मैं आया तो बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा किताब कहाँ चला गया, तुम लोग को हिम्मत कैसे होगी, तुम लोग किताब ने हटा दिया तुम लोगों ने। तो उन लोगों ने कहा देखो जी, अब तो आपको फुल टाइम राजनीति में देना है, हमने तय कर लिया है। केवल 5 साथियों ने कहा था कि आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ खुद पढ़ते थे, तो उनको लगता था कि पढ़ेगा तो हमारे साथ भी, हमको भी कोऑपरेशन होगा। तो उन्होंने किताब रख दी, और मैं बड़ा मिन्नतें करता रहा उन लोगों से कि भाई मैं किताबों बिना मर जाऊंगा, मैं जी नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं किताबों के बिना रह पाऊँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको प्रतियोगिता दर्पण और कुछ करंट अफेयर्स की किताबें मिलेंगी, जिसको आप पढ़ सकते हो, अदर कोई सब्जेक्ट की नोट्स या बुक्स नहीं मिलेंगे आपको। और उस दिन लगा कि किताब क्या होता है, सीने पे लगा के रात भर किताब के साथ एक इमोशनल, एक अलग से रोना आया कई बार कि कल से किताब छूट जाएंगे,
तो आप कभी पढ़ते हो किताबें? बहुत किताबें मौका जब मिले पढ़ने की कोशिश करता हूँ, अब तो मौका मिलता नहीं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ वो इमोशनल अटैचमेंट उन किताबों से, है। कि जिन किताबों के साथ वो लंबा रास्ता, एक बड़ा रास्ता तय करने का एक दोस्ती था, वो दोस्त अब छूट रहा था। बहुत भावुक क्षण था। लेकिन बहुत रोया किताबों के साथ। फिर भी वो किताबें, एक दो किताबें जो रही, उनके सहारे धीरे 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 यात्रा को आगे बढ़ाता रहा। और फिर 2013 का समय आता है जब चुनाव का एक निर्णायक समय आता है, और वहाँ पर आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का विश्वास मिलता है। कितनी साल की उम्र में आप पहली बार विधायक बने? मुझे 28 साल की उम्र में पहली बार आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने 25 जून 2013 को पहला लिस्ट आया आम आदमी पार्टी का, उसमें उन्होंने नाम अनाउंस किया और कि माल्टोन से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश त्रिपाठी होंगे। और वो अभी तो हालांकि चुनाव दिसंबर में था, 6 महीने पहले ही, और 28 साल 6 महीने में पहली बार विधायक बन गए। आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो कुछ राशन माफियाओं की लड़ाई, वो क्या लड़ाई थी दिल्ली में जब आप आए थे? हाँ, इस दौरान ये था कि जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उस दौरान वैसे बहुत सारे हमारे मित्र साथी, बहुत सारे लोग जैसे कहीं घूमने चले गए, सीपी चले गए, कहीं और एंजॉयमेंट के लिए चले गए। मेरा हमेशा मानना था कि मैं कुछ उस समय को भी देश के लोगों के लिए यूटिलाइज कर पाऊँ। और उस दौरान पास में ही लालबाग का एक बड़ा क्लस्टर, उत्तरी दिल्ली का सबसे बड़ा क्लस्टर है, वहाँ पर लोगों के टच में आए और जहाँ पर हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया कि वो समय बच्चों को देंगे तो उसका लाभ बच्चों को भी होगा और मुझे भी चीज़ों को याद करने में आसानी रहेगी, बार बार उसको रिपीट करने से। और मैं बच्चों का एक रामलीला मैदान है, वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया। उस दौरान पता चला, कई बार बच्चों से पूछते थे कि आपने काम क्यों नहीं किया, तो बच्चे बताते थे कि कल पिताजी शराब पी के आए और उन्होंने आटा भी फेंक दिया, राशन भी फेंक दिया, घर में मार कुटाई करी, जिसकी वजह से हम खाना भी नहीं खा पाए, पढ़ाई तो कैसे करते। तो मुझे लगा कि शराब, जब पैसे नहीं है तो शराब कहाँ से लाते हैं। तो पता चला वहाँ पे अवैध शराब, अवैध गांजा का बहुत बड़ा धंधा वहाँ चल रहा था। तो उसके खिलाफ एक गुस्सा मन में आया, बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखना शुरू किया प्रशासन को, पुलिस को। उस दौरान मेरे बहुत सारे साथी सीनियर जो कि खुद आईपीएस थे, आईएएस थे, उनसे भी मदद मिली। उन लोगों ने यहाँ पे अप्रोच किया और वहाँ उस समय तत्कालीन एसएचओ प्रवीण कुमार जी थे। उन्होंने, जब भी मैंने सूचना दिया कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, उन्होंने पकड़ने का काम किया उसको। फिर लोगों को भरोसा हुआ कि मास्टर जी जो पढ़ाते हैं वो तो, उन्होंने तो माफियाओं को बंद करा दिया, ये शराब माफियाओं को, ये जो गांजा माफिया हैं, जुआ माफिया हैं। तो लोग आए कि देखो जी, हमारा तो राशन भी नहीं देते पूरा, ये लोग समस्याएं लेके आना शुरू किए। तो लोगों ने बताया कि जी, जो 12.5 लीटर तेल मिलना चाहिए वो 5 लीटर मिलता है, 60 लीटर मिलता है। जो 35 किलो अनाज मिलना चाहिए उसकी जगह पे 20 किलो मिलता है। फिर हमने आधा घंटा और बढ़ाया, उसके लिए ऑनलाइन सबके कार्ड चेक करने लगे कि किसके कितने राशन एलोकेशन होते हैं। और एक 15 दिसंबर 2013 की बात है, 15 दिसंबर 2012, जब मेरे पास एक फ़ोन आता है कि
ऐसे से है कि मेरा बेटा कल किरोसिन तेल लेने गया था और उसने दिया नहीं, 4 बजे दुकान खोला और 5 बजे बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गया रात में ठंड के नाते। 150 रुपए का केरोसिन लेना था और अब हमारे पास 300 रुपए का इलाज का लग गया, मैं कहाँ से ले पाऊँगी? मेरी मदद करिए लोग, अब मुझे दे भी नहीं रहा वो। रात में हम लोग ऑटो पकड़ के पहुँचे और रात भर वहाँ स्टिंग किए। उसने 2 बजे दुकान खोला, त्यागी मिसेस करके थे। उनको कम तेल देते हुए लोगों को हम लोगों ने वीडियो बनाई, पकड़ा और उनको थाने ले गए। और उसके बाद उन्होंने लिखित में दिया कि मैं जो अभी चोरी कर रहा था, अब आज के बाद नहीं करूँगा। और इससे बहुत सारा सुधार हुआ। सारे लेकिन राशन माफियाओं में हड़कंप मच गया। लोगों में एक भय हो गया कि ये कोई मास्टर है जो आ जाएगा और अगर कम देंगे। शराब माफियाओं को रोक देगा। जो राशन माफियाओं को डर हुआ कि भाई अब तो त्यागी जी जो सबसे बड़े ताकतवर व्यक्ति थे इस फील्ड के, उनको थाने ले गए। उनको माफी मांगना पड़ा जनता के बीच में आके, और अब सबको पता चल गया कि देना ही पड़ेगा। तो लोगों को जब पूरा मिलने लगा तो लोगों में भरोसा आया, लोग फिर और भी समस्याओं को लेके आना शुरू हुए। नहीं, आपने बताया कि आप शराब के लिए लड़ रहे थे, तो आपकी गवर्नमेंट तो शराब को एक बॉटल पे एक बॉटल जब फ्री देने लगी, तो क्या कभी आपने पार्टी में अंदर बोला कि जी ये गलत मैसेज जा रहा है? कि वो जो पॉलिसी थी उसमें कहीं न कहीं खामी रह गई। मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत जल्दी 10 से 15 दिन में उसको बंद करने में हम लोग का स्टेप लिए। जिन लोगों को दिया गया था उन्होंने उस पॉलिसी के कुछ लूप होल्स को प्रयोग करके उसका मिसयूज़ किया, जो गलत था। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस पर आएँगे तो एक लंबी कहानी अलग से है, मैं उसको बताऊँगा। लेकिन मैं बता रहा था कि किस तरीके से राशन माफ़िया और ये नशा माफ़िया अब परेशान रहने लगे थे बहुत बुरी तरीके से मुझसे। और इस दौरान चूँकि कहीं पे वो हमारे से जो है लड़ने का मौका तलाशते थे, लेकिन हमेशा उनको पराजित होना पड़ता था। तो ती 9 मार्च 2013 की बात है, जब उन्होंने एक चक्रव्यूह रचा और बुलाया मुझे, कहा कि एक मंदिर पे नल लग रहा है और वो रिपेयर कर रहे हैं हम, पहले से लगा हुआ है, सरकारी नल है और पानी नहीं आता था। वहाँ के एमएलए ठीक नहीं करा रहे थे, तो हम लोग ठीक करा रहे थे, तो पुलिस वाले आके उसका पाइप वगैरह ले गए। तो अब हम लोग मंदिर पे कैसे पूजा करेंगे? और वो 15,000 रुपए माँग रहे हैं कि तभी कर सकते हैं आप। तो हम रात में उठ के चल दिए, 10 बजे का टाइम होगा कि भई आप मंदिर का मामला है, आप तो दे दो, ऐसे थोड़ी होता है। अब तो सार्वजनिक लगा रहे हैं, कोई पहले से सरकारी नल लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा सुबह दे देंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये षड्यंत्र था। उस दौरान पुलिस भी खड़ी थी और कुछ माफिया लोग वहाँ पर आकर के पुलिस की डंडे को लेकर के और मेरे ऊपर बुरी तरीके से हमला किए। और जिस दौरान सर पे बहुत चोटें आई, 17 टाँके आए, ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया। और उस दौरान रविंद्र जी का फ़ोन आता है सुबह, जब मुझे होश आता है 4 बजे, कि अखिलेश डर तो नहीं गए? मैंने कहा सर मैं डरा नहीं हूँ, और ज़्यादा खतरनाक हो गया हूँ, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। अब या तो मैं जिंदा रह सकता हूँ या तो उनको छोड़ना पड़ेगा जगह, उनका गुट। और वो मुझे देखने भी आए मेरे कमरे पर, और उन्होंने सारे दवाई वगैरह की व्यवस्था करी, अच्छे से देखभाल किया। उस दौरान प्रमिला गुप्ता जी के घर में मैं रहा, वहाँ उन्होंने देख रेख की। तो इस तरीके से मेरे पर हमला हुआ जानलेवा। और उन लोगों ने जो हमला किया था तो ये सोचा था कि मर गया, तब छोड़ के गए थे। लेकिन उस हमले ने मुझे और ज़्यादा मजबूत किया और मैं और मजबूती से इसके लिए काम कर पाया। आपके बारे में मैं जब पढ़ रहा था तो देखा कि 2015 में आप पे और संजीव जी पे बुराड़ी पुलिस स्टेशन पे दंगे करने के आरोप लगे, और उसके एवज में शायद आप लोगों को एक दिन कोर्ट में खड़ा भी रहना पड़ा, या क्या था वो केस, क्या था वो?
एक्चुअली वो केस था कि संजीव भाई भी हमारे अन्ना के आंदोलन के साथी और बहुत ही मजबूत एक सदस्य के रूप में, भाई के रूप में हमेशा जहाँ भी गलत हुआ उसका विरोध करने के लिए लोगों के साथ खड़े रहे। और वहाँ एक किडनैपिंग होता है बच्चे का और उसका मुकदमा नहीं दर्ज किया जा रहा था, उसके लिए संजीव झा जी गए हुए थे थाने में। और उस पर जो पुलिस का रवैया था वो बिल्कुल बहुत ही गैर जिम्मेदार था। उसको लेकर के आम आदमी पार्टी के लोग, हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे। अपनी असफलता को छिपाने के लिए पुलिस ने इस तरीके के प्रोटेस्ट को चलने के लिए लाठीचार्ज भी किया, जिस दौरान थोड़ी भगदड़ हुई। कुछ लोगों ने, कुछ अलग तरीके के पुलिस के इस द्वारा प्रायोजित लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी करी और उस नाम पर, पुलिस के लोग थे, प्रायोजित लोग थे, हमारे लोग तो बड़े शांत थे और उस नाम पर हम लोगों को जो है इस तरीके से इस केस में डालने का काम किया गया। और ये केस अंत में ये पाया गया कि कहीं भी 250 लोगों का नाम था इसमें डाला गया था। अच्छा, इस केस में? और सबको बरी किया गया और अंत में जो है जैसा हमने पाया कि इन लोगों ने लोगों को उकसाया नहीं था, उन्होंने दंगा नहीं किया, लेकिन फिर भी ये इंसिडेंट हुआ। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप लोग रहे होंगे, वहाँ पर खड़े थे, इसलिए आपको टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट किया जा रहा है, जिसको आगे अगले इस कोर्ट में हम लोगों ने चैलेंज भी किया है। और मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने हमेशा कानून को मानने वाले लोग हैं और हमेशा न्याय मिला है और मिलेगा। आपकी भी छवि जैसे 2022 में एक पंपिंग स्टेशन पे मारपीट की घटना रही, तो उसमें बाद में आरोप लगा कि विधायक के लोगों ने मारा है, या उसमें आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी? आप अगर माफियाओं के खिलाफ लड़ रहे थे तो आप पे ऐसे एलिगेशंस क्यों? देखिए, बात यह है कि मेरा कोई जाति झगड़ा तो किसी से है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि प्रॉपर्टी का झगड़ा है, कोई जाति दुश्मनी है। क्षेत्र में चारों तरफ सीवर की समस्या चल रही थी और मुझे लोगों ने अपनी सेवा करने के लिए चुना है और उसको निभाने के लिए मैं हमेशा तत्पर भी रहता था। बराबर रिक्वेस्ट करता रहा कि इस जगह सीवर की समस्या है, पंप नहीं चल रहा है, आपको ध्यान देना चाहिए। उसके लिए जब उनको फटकार लगाई, उन पर कड़ाई किया और हमने कहा कि अब हम ज़रूर ऐसे एक्शन के लिए लिखेंगे कि ताकि आप जैसे लोग जो लापरवाह लोग हैं उनको नौकरी करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। इन सब से बचने के लिए कि कहीं मैं कर्तव्य निष्ठ जो पद पे हूँ उससे कहीं हट जाऊं, डर जाऊं, इस तरीके के प्रयास किए गए कि उनके ऊपर हमला किया गया। ये बिल्कुल कोरा कल्पना रहा। बस प्रयास ये था कि उस समय जैसा दिल्ली में माहौल भी चल रहा था कि एलजी साहब के पास सारा उन्होंने पावर ले ली थी, ट्रांसफर पोस्टिंग का हर तरीके से, और काम चारों तरफ रोक दिए थे। दिल्ली की जनता जिससे परेशान हो, हम लोगों ने उनकी जिम्मेदारी ले रखी थी जनता का, इसलिए हम लगातार विजिलेंट थे, लगातार इनको फील्ड में लेके जाते थे और उस दिन भी हम लोग जो है विजिट पे ही निकले थे। हाँ, अगर काम नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त लिखना, उनको फटकार लगाना, ये अधिकार जनता ने दिया, वो हमने किया है। किसी तरीके से इस तरीके की आरोप लगा के कि हाथापाई किया गया, हमें मारा गया, ये बिल्कुल गलत कोरा कल्पना रहा। ऐसे और ही इस तरीके के आरोप लगा के कहीं हमें डर के बैठ जाएंगे, काम नहीं करेंगे, हमें डांटेंगे नहीं, ये होने वाला नहीं था। हमारा संकल्प और भी मजबूत हुआ उसके बाद कि काम तो करना पड़ेगा किसी भी हालत में, जनता की सेवा करने आए हैं, स्थितियाँ परिस्थितियाँ कोई भी हो, काम करके दिखाना है। और मुझे खुशी है कि मैंने वो काम परफॉर्म करके जनता को दिया, जो उनके दिलों में आज भी बसता है। 2022 में एक ईडी द्वारा जो भ्रष्टाचार का मामला आया, जिसमें आपके पीएस पर
और अन्य 2-3 लोगों पर 90 लाख रुपए लेने का एलिगेशन लगा, जिसमें उस समय के तत्कालीन विधायक राजेश गुप्ता जी का भी इन्वॉल्वमेंट था, जो शायद अभी बीजेपी में है। तो क्या वो घटना थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये ईडी का मामला नहीं है, ये एसीबी को इन्वॉल्व किया गया था इसमें, और ये भी ऑपरेशन लोटस का एक पार्ट था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास नगर निगम के चुनाव में कोई मुद्दा नहीं था और लगातार हार के डर से बौखलाई हुई थी। तो अपने ही एक प्रायोजित आदमी को आम आदमी पार्टी की तरफ भेज करके इस तरीके का काम कराने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वो आदमी लगातार मेरे से 2 महीना से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, हमने उससे बात नहीं करी, क्योंकि मुझे पता था कि वो आदमी खुद की उसकी रिलायबिलिटी, उसका व्यक्तित्व पूरा समाज जानता है कि एक दागदार व्यक्तित्व रहा है। और ऐसे में एक प्रायोजित प्रोपेगेंडा बनाया गया। मेरे साथ के विशाल पांडे जी को, जो निगम का चुनाव चल रहा था, कार्यालय संभाल रहे थे नागिया पार्क में, वहां से उनको जो है एसीबी उठा के लाते हैं पकड़ के, और दिखाती है कि उनके घर के नीचे जो है ये पकड़े गए। लेकिन उनको शायद पता नहीं था एसीबी को कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने तकरीबन 7 लाख कैमरे लगा दिए हैं, और उन कैमरों का कमाल था कि जो एसीबी ने गिरफ्तारी करी नागिया पार्क से और दिखाया भामाशाह रोड पर, उसको वीडियो फुटेज हमने अदालत में प्रस्तुत किया। और केवल उन्हें वहां से गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उनकी गाड़ी जो थी SL6 मारुति की, उसमें बैठ के वो खुद एसीबी के लोग चला रहे थे, जिसका चालान कटा। उसको भी अदालत में हमने चालान का फुटेज प्रिजर्व करने के लिए बोला, तो वो भी प्रिजर्व हुआ। उससे भी पता चला कि एसीबी के लोग गाड़ी चला रहे थे, और उन्होंने गाड़ी भी जब्त की, जिसको रिकॉर्ड भी रखा। जब अदालत में ये मामला गया, ये पहला मामला एसीबी का था जिसमें केवल 5 दिनों में 6 दिनों में लोगों को जमानत मिलने का काम हुआ। और न्यायालय ने कहा कि अभी तक कोई आपके पास ऐसा साक्ष्य नहीं है, आपकी गिरफ्तारी का साक्ष्य मजबूत नहीं है, आपका केस कहीं से भी दूर दूर तक स्टैंड नहीं करता, और जमानत देने का काम किया। तो पुलिस का, ईडी का, सीबीआई का, एसीबी का जितना तंत्र है, विपक्ष के लिए देख रहे हैं हम, लगातार प्रयोग कर ही रहे हैं वो लोग। तो वो ऑपरेशन लोटस, एक तरफ वो केस दर्ज कराते हैं, एक तरफ मेरे पास अगले दिन कुछ लोगों का ग्रुप आता है जो कहता है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, अपोनेंट के खिलाफ ही केस दर्ज हो जाएगा। आप ज्वाइन नहीं कर लेते? केंद्र और सेंट्रल स्टेट हर जगह तो बीजेपी है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप ज्वाइन कर लीजिए, और आपको जो है अमित शाह जी से मिलवा दिया जाएगा, आप जो है आपको चुनाव भी लड़ा दिया जाएगा, ठीक है, आपको पद भी दिया जाएगा अलग तरीके से। तो हमने कहा उन लोगों से कि देखिए, एक नहीं 100 केस आप और कर दीजिए। इस तरीके से डरा के, धमका के, इस तरीके से हौसला तोड़ के आप सोचेंगे कि आप ऑपरेशन लोटस चला लोगे, तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल का एक भी सिपाही आपके इस बंदर घुड़की से डरने वाला नहीं है। और हमने कहा कि जाके कहिएगा अमित शाह जी से कि आम आदमी पार्टी में हैं और रहेंगे, जितना मर्जी झूठे केस लगाएं, न्यायालय हमेशा खुला हुआ है, हम वहाँ पर जाएंगे, अपने गुहार को लगाएंगे। और मुझे खुशी है कि न्यायालय ने इसको जो है फॉल्स पाया, और हमारे लोगों को जो है निर्दोष साबित किया। ऐसे ही राजेश गुप्ता पे लगाया,
राजेश गुप्ता के हम वो व्यक्ति गया, अभी तो वो और बीजेपी वहाँ पर ज्वाइन भी कर लिया उन्होंने। अब वो उनका अपना निजी मामला है, लेकिन वो व्यक्ति जिसके साथ गया था वहाँ पे, उस व्यक्ति ने वहाँ एसीबी में बयान दिया कि ऐसा कोई बात हुई नहीं थी, ऐसी कोई लेन देन नहीं हुई। तो और हमने और राजेश गुप्ता ने दोनों ने जाके सीसीटीवी कैमरा अपने घरों पर लगा था। हमारे ऑफिस के एक कमरे में कैमरा लगा हुआ है। हमने जाकर के सीबी दफ्तर में दिया कि ये व्यक्ति जो कह रहा है कि 9 तारीख को हमारे यहाँ आया दफ्तर में और जहाँ पर वो इस तरीके का काम किया, तो आप पूरे 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख तीनों दिन का लाया हूँ। आप देख लीजिए, अगर कहीं पे भी वो बैग या सूटकेस लेके आ रहा हो, बैग लेके आ रहा हो, क्योंकि जो अमाउंट बता रहे हैं वो तो मेरे ख्याल से जेब में तो आता नहीं। तो हो सकता है मैं झूठ बोल सकता हूँ, वो मशीनरी झूठ नहीं बोलेगी, कैमरा झूठ नहीं बोलेगा। और वो देखा गया कि उसमें कहीं दूर दूर तक कहीं सत्यता का कहीं पुट नहीं था। और आरोप लगाने वाले मुकी खाए। और आज क्षेत्र में एक चीज सबके बीच में है कि ईमानदारी के पर्याय के रूप में काम किया। आज तक किसी व्यक्ति कहीं भी किसी के द्वारा इस तरीके का आज तक लांछन नहीं लगा। जो न्यूट्रल आदमी हो, एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत कोई आरोप पहली बार लगा, जिससे बड़ा दुख भी हुआ, गहरा। लेकिन इसे खुशी हुई कि क्षेत्र के लोगों ने इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये गलत आरोप है। निहायत ही शरीफ और ईमानदार व्यक्ति है अखिलेश त्रिपाठी। एक अच्छा इंसान होने का जो तमगा दिया हमारे क्षेत्र के लोगों ने, वो मेरे लिए बड़ा इनाम है। कामगर अखिलेश जी, आपकी पार्टी पे एक एलिगेशन लगता है कि आप लोगों ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को शरण दी और उनके फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाए। क्या है इसकी सच्चाई? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने अभिनंदन जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की एक ऐसी झूठी पार्टी है जो किसी भी नैरेटिव को सेट करके एक ही झूठ को इतनी बार बोलो कि लोगों को सच लगने लगे। ऐसा एक टैक्टिस पाल रखा है। आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मनगढ़ंत आरोप लेके आई बीजेपी, उनकी फर्जी आईटी सेल ने, इसके पीछे बिल्कुल तथ्य सुन के आप चौंक जाएंगे। आप सोचिए कि देश की सुरक्षा करना किसका काम है? बॉर्डर की सुरक्षा करना किसका काम है? बॉर्डर की सुरक्षा का काम करना है केंद्र की सरकार को, केंद्रीय एजेंसियों को। और बॉर्डर से कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो, उसमें आईबी, रॉ, इनकी आईटीबीपी, बीएसएफ, तमाम सीआरपीएफ, तमाम तरीके की पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई हैं। ये खुद सीमा की सुरक्षा नहीं कर पा रहे और रोज इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। और खाली यहीं पर नहीं रुका, घुसपैठ करते 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 लोग दिल्ली में आ गए, 7-7, 8-8 प्रदेशों को पार करते हुए। इनका इंटेलिजेंस इतना फैल रहा। और जब प्रश्न होना शुरू हुआ तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि दिल्ली में रोहिंग्या आ गए जी। ये रोहिंग्याओं को बसा दिया जी अरविंद केजरीवाल जी ने। एक तो फेल्योर रहा केंद्र सरकार का कि सीमा की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए जिम्मेदारी लेना चाहिए। दूसरा काम कि दिल्ली में अगर कोई आ भी गया अवैध आदमी, तो कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी केंद्र के गृह मंत्रालय के अंदर आने वाली पुलिस का है। दिल्ली में
प्रश्न उठता है कि अभी तक रोहिंग्याओं पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया केंद्र की सरकार ने। अब सपोज दैट आपके घर में कोई चोर घुस जाए दिल्ली में, तो आप पुलिस को बुलाओगे या स्टेट की सरकार को बुलाओगे, अरविंद केजरीवाल को बुलाओगे, जिनके पास लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है। केंद्र सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, नहीं किया। जब इस पर हम लोगों ने विधानसभा में प्रश्न उठाया, आदरणीय सांसद संजय सिंह ने प्रश्न उठाया पार्लियामेंट में, तो इन्होंने कहा कि हम ढूंढेंगे दिल्ली में। पहले आरोप लगाते थे कि 1 लाख से ज्यादा, 1.5 लाख से ज्यादा रोहिंग्या दिल्ली में है। तो 3 चीजें दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के सरकार के पास नहीं थी: पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड। अगर किसी लैंड पे कहते थे बसा दिया जी, किसी लैंड पे कब्जा हो गया, बसा दिया किसी ने, तो आज तक उसको लैंड ग्रैबिंग करने के लिए किसी पे मुकदमा क्यों नहीं हुआ किसी थाने में? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। अगर लैंड ग्रैब हो रहा है, जो केंद्र का विषय है, तो उसको कब्जा करने वाले पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर कोई सिचुएशन पैदा हो रहा है, ऐसे लोग आ रहे हैं, तो उनको बंद क्यों नहीं किया गया? और साथ में अगर देखा जाए कि जब बहुत दबाव पड़ा इनके ऊपर, हम लोग कहना शुरू कर दिए कि ये तो देशद्रोही पार्टी है बीजेपी, जानबूझ करके रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को देश के अलग अलग हिस्से में रहे और ये दिखाते रहे और लोगों को दिखा के कहते रहे, देखो ये बांग्लादेशी आ गया, देखो ये रोहिंग्या आ गया, और लोगों की भावनाओं के साथ खेल पाए। लेकिन हम लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया और कहा कि अभी तक केंद्र की सरकार बताए कि 10 सालों में कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने का काम किया, कितने ट्रेन भेजे, कितने बसेस भेजे, कितने एरोप्लेन्स भेजे। उन्होंने कहा जी जवाब नहीं देंगे, पार्लियामेंट में बताया। तो मैं बताना चाहता हूं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जिम्मेदारी खुद की थी। और जब बहुत दबाव पड़ा तो उन्होंने छानबीन शुरू किया। तो दिल्ली में अभी तक के 6 महीने 7 महीने हो गए, 4 इंजन की सरकार, लगभग 1 साल के होने जा रहा है। 1 साल में अभी तक 100 लोगों को ढूंढ पाए हैं। अब 2 चीजें, या तो जो 1.5 लाख लोगों की संख्या बीजेपी के लोग बता रहे थे वो संख्या झूठा था, या फिर जानबूझ के बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं बीजेपी के लोग, केंद्र सरकार के लोग। वो 1.5 लाख लोग कहां गए, क्यों नहीं पकड़े गए? किसी जिम्मेदारी है पकड़ने की? केंद्र सरकार की। उनको डिपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार, विदेश मंत्रालय की। अभी तक क्यों नहीं डिपोर्ट किए गए? तो यानी कि अब दिल्ली के लोगों को पता चल गया कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं। या तो 1.5 लाख लोग थे नहीं, और थे तो 100 क्यों पकड़े गए? अभी तक सारे पकड़े नहीं गए। तो ये भाग नहीं सकते। जितना ज्यादा झूठ बोलेंगे, अब देश के लोग जागरूक हो गए, इनको पकड़ेंगे भी, इनको जवाबदेही भी देनी पड़ेगी। और मैं कहता हूं, लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी लगातार घुसपैठ भी करा रही है और लोगों को दिखा रही है कि घुसपैठ हुआ है, जवाब, ताकि लोगों की भावनाएं उद्वेलित होती रहे और उनका वोट बैंक की राजनीति चलती रहे। अब ये चलेगा नहीं। आपको जवाब देना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। नहीं चल रहा है आपसे, देश की सीमाएं नहीं संभल रही हैं, तो आप इस्तीफा दीजिए, अपनी जिम्मेदारी लीजिए। नहीं, आपकी पार्टी की शुरुआत ही भ्रष्टाचार के मुद्दे से हुई थी। आपकी पार्टी जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे से आई। लेकिन अभी चर्चा चलती है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आई हुई पार्टी भ्रष्टाचार में ही खत्म हो गई। जैसे एलिगेशन लगा कि शराब माफियाओं, शराब का जिस तरह से करप्शन शराब में दिखाया गया, जिस तरह से शीश महल की चर्चा हुई, इस तरह के जो पॉइंट्स थे ये क्या थे? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आप देखिए कि वो सरकार जिसने लोगों में भरोसा दिलाया
कि जहाँ लोग मायूस हो गए थे कि सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते। देश की आज कोई भी सरकार नहीं है अरविंद केजरीवाल की सरकार को छोड़ के जो ये कहती हो कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। जहाँ ये कहा जाने लगा था कि सारे के सारे टीचर जो हैं बेकार है, सरकारी सिस्टम में जो है कोई सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, आप सरकारी स्कूल में पढ़ के अच्छा नहीं बन सकते। अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि एक ईमानदार सरकार हो, डेडिकेटेड सरकार हो, तो सरकारी शिक्षा की व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। और इसका उदाहरण दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चली। आपने देखा कि मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों से 20% बेहतर रिजल्ट दिया। और ये रिजल्ट सीबीएसई ने बनाया, जो केंद्र सरकार की एग्जामिनेशन बॉडी है। हमने ये बताया कि ईमानदारी से काम करके कि अगर डेडिकेशन हो तो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था दी जा सकती है। हर व्यक्ति को निःशुल्क ऑपरेशन, हर व्यक्ति को दवाइयाँ निःशुल्क, सारे रेडियोलॉजिकल जांचें, अल्ट्रासाउंड जो है, मेमोग्राफी, सिटी स्कैन, पेट स्कैन, सारे तरीके का एमआरआई सब फ्री हो सकता है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सब चीज़ मिल रहे हैं, सारी खून की जांचें फ्री हो सकती हैं। बिजली लोगों को निःशुल्क मिल सकता है, 200 यूनिट तक, 400 यूनिट तक आधे रेट पे मिल सकता है। 20,000 लीटर तक पानी फ्री मिल सकता है। महिलाओं को बस यात्रा मिल सकती है, बुजुर्गों को चिकित्सा फ्री, तीर्थ यात्रा मिल सकता है, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज मिल सकता है, 140 तरीके की सेवाएं जनता के द्वार पे मिल सकती हैं। और ये सब करने के बावजूद ईमानदार सरकार का सबसे बड़ा सिंबल रहा कि ये सब फ्री थे, लेकिन फिर भी सरकार लगातार 10 सालों तक मुनाफे में चली। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि ईमानदार सरकार हो, सब कुछ फ्री दिया जा सकता है और मुनाफे की सरकार बनाई जा सकती है, चलाई जा सकती है। आज देश में कहीं पर भी फ्री नहीं है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य कहीं नहीं फ्री है। नहीं, अभी तो दिल्ली में करा है ना फ्री। नहीं, अभी तो बताऊंगा क्या हालत है। अरविंद केजरीवाल की सरकार में, इस सरकार में अंतर क्या है। देश में किसी भी सरकार ने कोई चीज फ्री नहीं कर रखी है, लेकिन फिर भी मुनाफे में सरकार केवल अरविंद केजरीवाल की चल रही थी। 31 सरकारें, एक केंद्र सरकार की और 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारें चल रही थी। 31 जगहों पर गूगल करिएगा, 30 घाटे में चल रही थी। तो फिर क्यों एक अरविंद केजरीवाल की सरकार मुनाफे में चल रही थी, यानी कि वो सरकार ईमानदार सरकार थी। अब इस ईमानदारी के मॉडल से, इस काम के मॉडल से भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि ये काम का मॉडल धीरे धीरे पंजाब तक पहुंचा, पंजाब में सरकार बन गई। ये काम का मॉडल गोवा और गुजरात पहुंचा, वहाँ के लोगों ने आम आदमी पार्टी को 17.5% गुजरात में वोट देने का काम किया। लगभग तकरीबन राज्य स्तरीय पार्टी बनने का अवसर मिला। गोवा में वहाँ 2 विधायक जीते, गुजरात में 5 विधायक जीते। आम आदमी पार्टी 10 साल के अंदर अंदर राष्ट्रीय पार्टी बन गई। दिल्ली के नगर निगम में आम आदमी पार्टी सरकार बना ली। इससे भारतीय जनता पार्टी में बहुत बौखलाहट थी और उनको कुछ नैरेटिव सेट करना था। उन्होंने एक शराब का मुद्दा लेके आए। आपको बताता हूँ इसके पीछे अरविंद केजरीवाल जी ने जब ये पॉलिसी लाने की सोची, आज भी दिल्ली में अवैध शराब का धंधा 10,000 करोड़ से ज्यादा का हर साल का चल रहा है। दिल्ली की पुलिस, एक्साइज डिपार्टमेंट, सब लोग इन्वॉल्व होकर चला रहे हैं। हरियाणा से रोज दारू दिल्ली में आता है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें रोल आप मान रहे हो? एडमिनिस्ट्रेशन का तो बहुत कम है, लेकिन पुलिस का ज्यादा रोल है। आप देखिए खुलेआम जगह जगह पे झुग्गियों में या कच्ची कॉलोनियों में शराब बिक रहा है, 24 घंटे बिक रहा है। नहीं, इस
तस्करी के धंधे को, जो 10,000 करोड़ का था, अरविंद केजरीवाल ने एक पॉलिसी ले आया और बोला कि ये दिल्ली के लोगों का जो टैक्स का पैसा, जो दिल्ली वालों का पैसा चोरी होकर के, डकैती होकर के हरियाणा जा रहा है, उसको रोकने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया कि एक पॉलिसी लेके आए। अब चूंकि ये पॉलिसी इतनी अच्छी पॉलिसी थी कि इससे तकरीबन जो 2500 करोड़ रुपया का, पहले जब ये पॉलिसी नहीं बनी थी तो इस पर रेवेन्यू आता था, और जब ये पॉलिसी हमने बनाया तो इस पॉलिसी के अंदर 10,000 करोड़ का रेवेन्यू आना तय हुआ। बीजेपी घबरा गई कि ये पहली सरकार है जो हमसे कुछ मांगती नहीं, हमें देने का काम करती है। अब इतना सफल मॉडल अगर चल गया तो ये तो बहुत सारा काम कर देंगे। घबराहट ये नहीं थी कि इस पॉलिसी में कोई खामी थी। खामी जो पहले आपने इंगित किया कि उसमें एक रही कि इसको इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा कुछ समय के लिए उन्होंने कुछ इंसेंटिव स्कीम लाया था एक पर एक, वो गलत, उसमें उसको इम्प्लीमेंटेशन में रही खामी रही, उसको हमने रोका भी समय रहते, लेकिन इनको बदनाम करने का मौका मिला। फिर क्यों तो मैं कहना चाहता हूं इसमें भी एक कड़ी और जुड़ेगी कि उस पवित्र आत्मा से जो किया गया कि दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा जो डकैती हो रहा है उसको रोका जाए, और वो पैसा जो तस्करी में अवैध लूट में जा रहा है पुलिस के पास, अलग अलग पुलिस के माध्यम से नेताओं के पास जो है, जो केंद्र सरकार के लोग हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ही पुलिस है, बिना उनके सहमति के नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें इन्वॉल्व थी। अब उसको बंद करवा दिया अरविंद केजरीवाल ने। ये लूट का धंधा 10,000 करोड़ का बंद हुआ, और वो पैसा जो लूट हो रहा था वो जनता के खाते में, यानी कि सरकार के खाते में आने का तय हुआ। तो अरविंद केजरीवाल बेईमान हो गए। और गुजरात में एक शराब का मॉडल है, आपको बताना चाहता हूं आज। वहां की सरकार ने कहा कि वहां शराब नहीं बिकेगा। हमने कहा तो बड़े अच्छे लोग हैं, दूध से धुले हुए, गंगा जल से नहाए हुए लोग हैं, अच्छा है शराब बंद हो जाए तो। लेकिन उसके पीछे उनका शराब बंद करने का नियत नहीं था। उनका नियत था कि अगर शराब सरकार की तरफ से जाएगा, बिकेगा लाइसेंस के तहत, तो उसका पैसा सरकार के पास जाएगा, उससे उनको लाभ नहीं होने वाला है। इन्होंने उसको बंद किया, और तकरीबन 25,000 करोड़ का रेवेन्यू का मॉडल था, उसको बंद करके आज आप गुजरात चले जाइए। मैं किसी से, जो लोग सुन रहे हैं, सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप 10 मिनट में फोन करिए, और 10 मिनट के अंदर आपके होटल में, आपके घर पे शराब होम डिलीवरी मिलेगा। जब गुजरात में शराब अलाउ नहीं है तो बिक कैसे रहा है? यानी कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का मॉडल है कि सरकार के खजाने में, जनता के खजाने में पैसा नहीं जाना चाहिए। वो पैसा उनको तस्करों के पास, उनके माफियाओं के पास जाना चाहिए, जिससे होते हुए वो पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचे। गुजरात में इतना बड़ा तस्करी का मॉडल, जनता का पैसा जीरो करके अपने तस्करों के खातों में पैसे दे दिया। सरकार का इतना लॉस हो रहा है और सरकार रोक नहीं पा रही है वहां। आप सोचिए जी। तो ये अब आप देखिए ना, जो जनता का पैसा लूट लें वो लोग देश में ईमानदार हैं। ये मोदी जी का मॉडल है शराब का। और जिन्होंने लूट हो रहा था उसको रोका, उनको कहा गया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया। और आज तक वैसा भ्रष्टाचार कि सारी एजेंसी लगा दी, लेकिन एक भी एजेंसी को 1 रुपए कहीं बरामद नहीं हुआ, कहीं 1 रुपए का आरोप साबित नहीं हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे ही किसी के ऊपर आरोप लगा करके इसको जेल नहीं भेज सकते। उन्होंने जमानत दिया और उनका केस खारिज हुआ। न केवल अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ खारिज हुआ, सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ लगाया था वो भी खारिज हुआ है, आदरणीय मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ लगाया था वो भी खारिज हुआ है, आदरणीय संजय सिंह जी के खिलाफ लगाया था वो भी फर्जी साबित हुआ है। और चारों तरफ
केवल और केवल विपक्ष के लोगों को परेशान करने के लिए, डराने के लिए, कि जो भय है अरविंद केजरीवाल का, जो काम का मॉडल है, ईमानदारी का मॉडल है, वो बढ़ ना जाए, उसको दागदार करने के लिए इस तरीके से प्लान किया गया। न्यायालय ने इसको आईना दिखाने का काम किया है और अब लोग भी ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से दो मॉडल, एक तरफ जो पब्लिक के अकाउंट में पैसा आना था, गुजरात में इन्होंने निकाल के अपने माफियाओं को देने का काम किया कि शराब केवल इनके माफिया बेचेंगे, और जो बेचने के बाद कट देने का काम इनको करेंगे, कट चाहिए इनको। तो फिर जनता ने क्यों नकार दिया? अगर जनता के लिए ही आप सारी चीजें कर रहे थे, सारी सुविधाएं दिल्ली में दिल्ली देखा के कि लोगों किस को, तरीके से एलजी को लगा करके पिछले न्यायालय ने जब कहा कि ये नहीं जी, चुनी हुई सरकार को काम करने का अधिकार है, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है, तो इनको सहा नहीं गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को काम करने का मौका मिलेगा तो काम करने के लिए एक राजनीति को हम समझते हैं कि काम करने का सबसे बड़ा माध्यम है, और आजकल काम करके भी दिखाया हम लोगों ने आज तक, तो उससे घबराए हुए थे कि अगर इसको छूट मिल गया तो काम बहुत करेंगे, तो उन्होंने फिर उसमें अध्यादेश लाया और फिर कानून में चेंज किया उसको। आप सोचिए कि गवर्नमेंट मीन्स एलजी, आप एलजी को लगा करके काम रोकने की कोशिश की, लेकिन भारत सरकार का कोई भी डाटा उठाइए, शिक्षा में, चिकित्सा में, बिजली में, पानी में, लोगों को सुविधाएं देने में, हर इंडेक्स में, भारत सरकार के इंडेक्स में अरविंद केजरीवाल की सरकार इतनी दुश्वारियों के बावजूद भी आगे रहा, और लोगों के बीच में परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई झूठी, पैसा का तंत्र, पूरा का पूरा प्रशासन का तंत्र लगा के, इलेक्शन कमीशन को लगा के, पूरा पुलिस को लगा के, और इस इलेक्शन को चीट करके जीतने का काम किया। और अब जनता ने 1% वोट का अंतर है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, 1 लाख वोट का केवल पूरी दिल्ली में मार्जिन, यानी एक पूरे दिल्ली में। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के 43% लोगों ने अरविंद केजरीवाल पे अभी भरोसा, 3 बार सरकार बनाने के बाद भी भरोसा जताया है। वो हमारे कामों का एक बहुत बड़ा काम पर मुहर है, और जब से सरकार आई आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। नहीं, शीश महल का क्या था? मतलब जो व्यक्ति सारी सुविधाओं को मना कर रहा था, फिर वो इतना वीआईपी मकान क्यों बनाना चाह रहा था? मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे सपने उन्होंने क्यों बुने? अगर वो जो है खुद सारे, आपने जैसे बताया कि वीआईपी कल्चर सबसे पहले इन्होंने खत्म करा, लेकिन फिर वो व्यक्ति कह रहा है कि हम सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, हम प्रोटेक्शन नहीं लेंगे, तो फिर इतना पैसा लगाने का, जनता का पैसा इतना लगाने का क्या चाहता हूँ, ये मकान बहुत पुराना मकान था, लगभग 80 साल पुराना बना हुआ था, जिसमें कई बार तो ऐसा हुआ कि वो उसकी छत वगैरह भी कई बार लोगों के ऊपर गिर गया, उनके पिताजी के ऊपर गिरा एक बार, और बड़ी दुर्घटना से बच गए। तो 80 साल पुराना मकान, उसको नया सिरे से बनाए जाने की ज़रूरत थी, और ये दिल्ली के लोगों के मुख्यमंत्री के लिए दिल्ली के लोगों का घर बन रहा था। वो बीजेपी ने उस पर नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी, और इसमें आपको बताना चाहता हूँ 7 ऑफिस कॉम्प्लेक्स के साथ साथ 7 बिल्डिंग बनी, जिसमें मुख्यमंत्री जी का आवास, मुख्यमंत्री जी का ऑफिस, कैंप ऑफिस, उनके 2 पीए का रेजिडेंस, साथ में जो है 7 सर्वेंट क्वार्टर, ठीक है, और एक हॉल बड़ा, जहाँ पे लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने आए तो मिल सकें, ये बनाए गए थे। और कुल लागत जो है 43 करोड़ रुपए थी, जिसे टेंडर किया गया, वर्क ऑर्डर किया गया सरकार के द्वारा। और कुछ अरविंद केजरीवाल जी आज वो मुख्यमंत्री नहीं है तो उसको अपने घर पे लेके नहीं गए सारी चीज़ों को, लेकिन इतना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश की। आज मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से, प्रधानमंत्री जी का घर यहीं से दिल्ली में 2 किलो 3 किलो 4 किलोमीटर दूर पे बन रहा है, आप बताओ जी उस प्रधानमंत्री के आवास बनाने में कितना पैसा लग रहा है। जब आरटीआई लगाया गया तो आपको बताना चाहता हूँ वीरेंद्र जी, चौंक जाएंगे कि भारत सरकार ने जवाब देने से मना कर दिया। आखिर क्या छिपाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? और लोग बता रहे हैं कि अमूमन प्रधानमंत्री जी का आवास बनाने में तकरीबन
3,000 करोड़ से ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है। आज छुपा लेंगे, सरकारें बदलेंगी, ये आंकड़ा सामने आएगा और लोग जानेंगे, छिपा नहीं सकते आप इसको। आखिर किस चीज़ से डर रहे हैं? प्रधानमंत्री का घर बन रहा है तो उसे बताइए ना कितने में बन रहा है। देश के लोग जानना चाहते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का जो वर्तमान आवास है, पिछले 10 साल में उसके रिनोवेशन में 2700 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है जी। और उस पर कोई जवाबदेही नहीं है। उसमें क्या लगा दिया? हमने तो नया मकान बनाया 43 करोड़ में 7 मकान बनाए, जो दिल्ली के लोगों का एसेट है। आखिर ऐसा क्या सोना चांदी जवाहरात लगा रहे हैं कि 2700 करोड़ रुपए उसके रिनोवेशन पे खर्च कर दिया? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं देती। तो झूठे अफवाह फैला के इनके पास IT सेल बहुत झूठा फर्जी है और वो तमाम तरीके के रोज उठ करके एक प्रोपेगेंडा विपक्ष के खिलाफ चलाना होता है और वो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों से झूठ बोल के नकल प्रोपेगेंडा किया। दिल्ली की महिलाओं को ठगा, 2500 रुपये हर महीने देने के नाम पर, फ्री सिलेंडर देने के नाम पर उनको ठगने का काम किया। 550 रुपये में सिलेंडर हर महीने देने के नाम पर ठगने का काम किया। उन्होंने कहा था कि जो अरविंद केजरीवाल के समय में जो सुविधाएं चल रही थी वो सारी सुविधाएं हम देते रहेंगे, आप चिंता ना करो। वो धीरे धीरे मोहल्ला क्लिनिक बंद करना शुरू कर दिया, स्कूलों को खराब करना शुरू कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक की जगह पे उन्होंने तो आरोग्य सेतु खोला। आप ये बताइए कि मैं आज चैलेंज करना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों को, कोई भी है खुला उनको चुनौती देता हूँ, एक मोहल्ला क्लिनिक को बता दें या जो आयुष्मान मंदिर बता रहे हैं, जो उन्होंने वर्क ऑर्डर किया हो उसके वर्क ऑर्डर की कॉपी भेज दें, पूरा उसको नया बनाया हो। जो पहले से डिस्पेंसरीज चल रही थी उसको पेंट करके रंग रोगन करके और कह रहे हैं हमने आरोग्य मंदिर बना दिए। नाम बदल करके चलती हुई डिस्पेंसरीज का, मोहल्ला क्लिनिक्स का आप कह रहे हो हमने जो आरोग्य मंदिर बना दिए गए। मतलब मोहल्ला क्लिनिक का झूठा नाम श्रेय केवल लेने की चेंज कर कोशिश। दिया। ये नाम चेंज करने में बहुत माहिर लोग हैं, आपको पता है। जगह जगह का नाम चेंज करते हैं और नाम चेंज करके उस पर अपना नाम लिखना के लिए माहिर हैं। दिल्ली के लोग इसको बखूबी तरीके से देख रहे हैं। अखिलेश जी, आप लोग बीजेपी पे आरोप लगाते हो कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, लेकिन आपने एक वक्त में वक्फ बोर्ड की तर्ज पे हिंदू पुजारियों को भी कुछ सैलरी देने की मांग की थी। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा में एक सत्र में मैंने ये मांग उठाई थी कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पर केंद्र सरकार एक हिंदू धर्मादाय एक्ट बनाए, क्योंकि धर्म के मामले में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है और वक्फ बोर्ड का कानून भी 1957 में केंद्र की पार्लियामेंट ने बनाया था, ताकि हिंदू धर्म के मंदिरों के पुजारियों को भी और गुरुद्वारे के ज्ञानियों को भी, बौद्ध मंदिरों के पुजारियों को भी उनको तनख्वाह दिया जा सके। मैंने मांग उठाया कि ये कानून केंद्र सरकार पास करे और जिस दिन पास करेगी केंद्र की सरकार हिंदू धर्मादाय एक्ट, उसके 24 घंटे के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार इसको लागू करने का काम करेगी। हम सरकार में थे और हर दिल्ली के पुजारियों को, संतों को, ज्ञानी लोगों को, बौद्ध मंदिरों के पुजारियों को ये देने का काम करेंगे हम लोग सैलरी। लेकिन केंद्र की सरकार ने धोखा दिया, खुद तो कानून पास नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं, लगातार बीजेपी उठाती रही कि पुजारियों को नहीं दे रहे हैं सैलरी। हमने मांग की कि हम सैलरी केवल हम नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, आप असम, मध्य प्रदेश कहीं चले जाइए, कहीं पे किसी मंदिर के पुजारी को सैलरी नहीं मिलती। तो अगर वो कानून, आप लोग भी धर्म की ही फिर राजनीति करोगे? जब तक ये कानून नहीं बनेगा तब तक उनको ये सैलरी नहीं दी जा सकती। इसीलिए हमने मांग उठाया था कि उनको सैलरी हमारी देने की नीयत थी और केंद्र की सरकार जो धोखा देने का काम कर रही है हिंदू धर्म के पुजारियों को, वो धोखा देना बंद करे। ये केंद्र का हिंदू धर्मादाय एक्ट पास करे ताकि उनको भी तनख्वाह मिल सके। मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं, क्योंकि भाजपा केवल आरोप लगाना जानती है। हमारे ऊपर आरोप लगाती थी और खुद जब हम लोगों ने कहा कि कानून पास करो तो भाग गए। और आज उन्होंने वादा किया था, दिल्ली की सरकार आए 1 साल हो गया,
लेकिन अभी तक दिल्ली के पुजारियों को कोई तनख्वाह नहीं मिला। ये दिल्ली के एक-एक पुजारी लोग जान रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएँगे। जी। आपके अनुसार राजनीति क्या है? अगर इसको 1 मिनट में आप बताओ, राजनीति क्या है? अभिनंदन जी, मैं तो समझता हूँ कि राजनीति का मतलब है लोगों का काम करना, लोगों की दुश्वारियों को दूर करना, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। ये सबसे पुण्य काम है और हमारी सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमेशा लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम की, अपने काम के माध्यम से, उन कामों के माध्यम से जिससे वो करने के लिए हर सरकार सोचती थी कि अब नहीं कर सकते। शायद सरकारी स्कूल व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती, सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते, सरकारी अ अ, बिजली सबको फ्री नहीं मिल सकती, सरकारी पानी सबको फ्री नहीं मिल सकता। इन सब फ्री देंगे तो सरकारें कैसे चलाएँगे, मुनाफ़े की सरकार कैसे चल सकती है? हमने ये बताया कि केवल और केवल एक लगन हो, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट और लोगों की दुश्कारियाँ दूर करने का संकल्प, जुनून, काम की जुनून हो, तो ये किया जा सकता है, यही राजनीति है। आपके अनुसार बेहतर मुख्यमंत्री कौन? अरविंद केजरीवाल या आतिशी? देखिए अपने-अपने आपकी स्तर पार्टी पर के अनुसार? अपने-अपने स्तर पर जो है, सारे लोगों ने काम करने का काम किया, जो विज़न अरविंद केजरीवाल का रहा। आतिशी भी मुख्यमंत्री रहीं, तो विज़न अरविंद केजरीवाल का जो अ, लोगों के लिए काम करने का डेडिकेशन, जो उन्होंने एक लाइन खींची, उसी लाइन को आगे बढ़ाने का काम किया है और मैं मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल देश के सबसे बेहतर मुख्यमंत्री रहे और उनको जब तक रहे नंबर 1 मुख्यमंत्री के रूप में उनको लोकप्रिय के हमेशा तौर पे तो योगी आदित्यनाथ जी का नाम आता रहा। नहीं उस समय दौरान तमाम सर्वेज़ रहे कि जो है जिसमें ये बताया गया कि अरविंद केजरीवाल के काम का मॉडल, सबसे लोकप्रिय काम का मॉडल अगर किसी सरकार का है, जनहित का मॉडल है, तो अरविंद केजरीवाल का है। जबकि दिल्ली की जनसंख्या बहुत कम है, फिर भी लोगों ने बहुत बढ़-चढ़ के इसको अप्रिशिएट किया और देश के पहले 1 नंबर के मुख्यमंत्री होने का भी गौरव प्राप्त रहा उन्हें। तो वो विज़न जो हमारी सरकार आगे चली श्रीमती आतिशी जी के नेतृत्व में वो भी उनके विज़न पे ही चलती रही। तो कुल मिलाकर के हम तो मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल जी को ही हमेशा ये मानते रहे कि हम उनके उत्तराधिकार को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमेशा हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहे। ओके। आपकी पार्टी के अनुसार बेस्ट सांसद कौन है? संजय सिंह, राघव चड्ढा या स्वाति मालीवाल? मेरी पार्टी क्या कहें कि पूरे देश में पूछें तो सबसे बेस्ट सांसद के रूप में आदरणीय संजय सिंह का कोई तोड़ नहीं है। बेबाक, निर्भीक, तो स्वाति मालीवाल जनता भी तो के निर्भीक है। मुद्दों को सड़क से लेके संसद तक उठाने का मादा आपने एक जांबाज शेर के रूप में आपने देखा उनके अंदर, जिनसे हम लोग प्रेरणा भी लेते हैं और ये बात हम केवल नहीं कह रहे हैं, लोकमत एक बड़ा समूह है पत्रकारिता जगत का, उन्होंने इस बात पे ताकीद की और इस साल का बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड भी उनको दिया है। तो ये केवल हम नहीं मानते हैं, देश का हर एक व्यक्ति उनके निडर, बेबाक और जनता के लिए कर गुजर जाने के लिए मुद्दों को उठाने की जो और उसको लागू कराने के उसके लिए लड़ने की जो इच्छा शक्ति है, वो उनको नंबर 1 बनाता है। जी। युवाओं को राजनीति में आने को लेकर आप क्या संदेश देंगे? देखिए मैं पीछे जाऊँ तो एक समय था कि मैं भी राजनीति में भरोसा नहीं करता था। शायद मुझे लगता था कि राजनीति में जाकर के हम एक बहुत गंदगी है, वहाँ जाके क्या करेंगे? लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जब से आए, देश के हर युवा में एक अलग से ललक जगी कि धनबल और बाहुबल की राजनीति के बीच में बहुत ही साधारण लोग भी अगर उनके पास देश के लिए, लोगों के लिए कुछ करने का एक ललक है, तो वो राजनीति में आ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, ये भरोसा अगर कायम किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने और मैं कहता हूँ कि
आइए, युवाओं से अपील भी करता हूँ कि आइए, राजनीति एक बहुत पवित्र चीज़ है। जिसे कुछ लोगों ने गंदा बनाया था, हमने वो भरोसा दिलाया कि बहुत कुछ बदला जा सकता है राजनीति के माध्यम से। हम जैसे तमाम युवा राजनीति में आए, आप भी आइए, आप और हम सब मिल कर के देश की राजनीति को और भी अच्छा बनाने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का काम करेंगे, देश को दुनिया का नंबर 1 बनाने के लिए जो हमारा संकल्प है, उसमें आप भी सहभागी बनिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, संवाद को जॉइन करने के लिए। नेक्स्ट अगली कड़ी में हमारे कोई और होगा और उनसे हम संवाद स्थापित करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।